गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेचर और रेक्टिफिकेशन। क्वाड्रेचर और रेक्टिफिकेशन, क्षेत्रकलन एवं चापकलन। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। आपको ये टॉपिक 12th में भी मिलता है और ये सेम टॉपिक आपको ग्रेजुएशन में मिलता है। तो अभी तो हम यहाँ यूजी का पढ़ेंगे और जो सीनियर सेकेंडरी है वहां पे भी इसको दोबारा पढ़ेंगे, यानी यही टॉपिक हम 2 बार पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है हम 2 बार पढ़ेंगे, एक बार तो अभी यूजी में पढ़ेंगे और एक बार हम सीनियर सेकेंडरी में भी इसको पढ़ेंगे, क्वाड्रेचर को। ठीक है ना? तो सेम टॉपिक को 2 बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे कि 12th में आप क्या पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन में आप क्या पढ़ेंगे। और क्वाड्रेचर के साथ एक जो नया साथ आया है वो है रेक्टिफिकेशन, चाप की लंबाई, उसका क्या महत्व है, वो सब चीजें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है पढ़ने वाले हैं वो तो है ही, जो कमाल की चीज है वो ये है कि क्यों पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं और ये चीज हम कहाँ कहाँ पे काम में ले सकते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इसको यूज लिया जा सकता है, इस ज्ञान को जो आज आप पढ़ेंगे, जो आप सीखेंगे, इसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको आप आगे काम में ले सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन। आ जाओ, शुरू करते हैं कहानी को, समझते हैं पूरी बात को। और पहली चीज जो है वो वर्ड आता है क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर जिसका मतलब होता है क्षेत्रकलन। ठीक है, मानव सभ्यता का विकास का जो क्रम है उसमें सबसे पहली चीज जो महत्वपूर्ण थी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जब भी हम शुरुआत करते हैं जहां से हमारी मानव सभ्यता का विकास हुआ, वहां से जब खेत बनने लगे, थोड़ा सभ्य समाज बनने लगा, तो सबसे पहली चीज जो टकराई, सबसे पहली चीज वो थी क्षेत्रफल। जो गणितीय समझ में सबसे पहला जो आइडिया, नंबरों के बाद में, ज्यामिति के बाद में, जिसके बारे में कल्पना की जाती है कि वो क्या रहा होगा, तो वो क्षेत्रफल का आइडिया रहा होगा कि कितना एरिया है, कितनी जगह है, ये जगह कितनी है, मतलब आपका खेत कितना है, आपकी फसल कितनी है, आपका शहर कितना बड़ा है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपका राज्य कितना बड़ा है, कितना राज्य, कितना बड़ा विस्तार है। ठीक है ना? तो ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहली बार आया होगा जब आपने नंबर और ज्यामिति को पढ़ा होगा। तो नंबर और ज्यामिति को पढ़ने के बाद में तीसरा आइडिया जो सबसे बर्निंग रहा होगा उस समय, जो ज्वलंत रहा होगा, वो यही रहा होगा कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है मेरा खेत, कितना बड़ा है मेरा शहर, कितना बड़ा है मेरा घर, कितना बड़ा है। तो ये जो बड़ा शब्द जिसको यूज अभी कर रहे हैं, हो सकता है उस समय इसका नाम क्षेत्रफल ना रहा हो, लेकिन तब भी ये आइडिया वही रहा होगा जो मेरे शब्दों में आ रहा है। बड़ा, मेरा शहर कितना बड़ा है, हमारा राज्य कितना बड़ा है ना? और उसको और कितना बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो बढ़ाया जा सकता है, ये जो छोटा है, ये जो बड़ा है, ये एक्चुअली है क्या? इसी का नाम था क्षेत्रफल। इसी का नाम था क्षेत्रफल। एक निश्चित परिधि के अंदर आप एक निश्चित परिधि कर दें, बंद परिधि कर दें, उसके अंदर जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसको क्षेत्रफल कहा जाता है, उसे क्षेत्रफल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी राजा का ये बाउंड्री है, उसके राज्य की ये बाउंड्री है, ये इसकी परिसीमा है, ये उसके राज्य की परिसीमा है, तो इसके अंदर इसका पूरा राज्य समाया हुआ है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये जो अंदर जितना भी स्पेस क्रिएट हुआ है, जितनी जगह क्रिएट हुई है अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, इस परिसीमा के अंदर, इस बाउंड्री या इस परिसीमा के अंदर जितना स्थान बंद हुआ है, जितना स्थान परिबद्ध हुआ है, जितना स्थान बंद हुआ है, परिबद्ध हुआ है, ये स्थान या क्षेत्र या राज्य, उसको जो चाहे आप नाम दो, ये जो जितना पैक हुआ है, इस जो परिसीमा ने अपने अंदर जितने स्थान को अपने अंदर घेरा है, बांधा है, परिबद्ध किया है,
वो पार्ट का, इसका जो कलन है, इसका जो हम नापदंड करें कि ये कितना है, इसे नंबर में कन्वर्ट करें, तो आइडिया निकल के आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना क्षेत्र है, इस क्षेत्र का फल कितना है, मात्रा कितनी है, गणना करना शुरू करें कि भाई ये कितना है, एक संख्यात्मक बात करें, इसे एक संख्या में बदलें कि भाई ये कितना है। ये जो परिसीमा है, इस परिसीमा के अंदर जो स्थान बंद हुआ है, जो स्थान बना है, जो जगह बनी है, वो जगह कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, इस क्षेत्र की मात्रा कितनी है, ये कहलाता है क्षेत्रफल। तो ये आइडिया बना हमारा एक बड़ा पार्ट कि भाई क्षेत्रफल, सही बात भी है, हम चाहते भी हैं मेरा खेत उसके खेत से बड़ा है, कितना बड़ा है, ये तो आप तभी पता चलेगा जब आप इसे नंबरों में कन्वर्ट करोगे। जब तक आप नंबरों में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं बता सकते, बस आप इतना बता सकते हैं कि मेरा खेत उसके खेत से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अच्छा, दूसरी बात है, क्या ये संभव, ये भी क्या उतना आसान है ये बताना कि मेरा खेत या उसका खेत में से उसका खेत बड़ा है? ये तभी संभव है जब दोनों आकृतियां सेम है और आप एक दूसरे के उसको ऊपर रख के पता कर सकते हैं। जैसे ये वृत्त है, एक दूसरा वृत्त, अब तय बात है कि जो येलो वाला वृत्त है, जो येलो वाला वृत्त है, वो व्हाइट वाले वृत्त से बड़ा है। क्लियर है? अगर किसी का खेत व्हाइट वाला है और मेरे किसी का खेत येलो वाला है, तो ऑब्वियसली बात है येलो वाले का खेत बड़ा है, व्हाइट वाले का छोटा है। तो यहाँ तो आपने कंपैरिजन कर लिया कि भाई येलो वाले का पास, जो येलो का मालिक है, जो इस पीले खेत का मालिक है, वो उसके पास ज्यादा जमीन है, और जो जिसके पास है, उसके पास कम जमीन है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये कंपैरिजन हर बार संभव है? अगर किसी का खेत वर्त के शेप का ना हो, पहले व्यक्ति का खेत वर्ताकार हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति का खेत वर्ताकार ना हो, उसके बजाय कोई और शेप हो, मान लीजिए अब ये त्रिभुज है, अब क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है? इनमें से कौन सा बड़ा है? व्रत और त्रिभुज में से कौन सा बड़ा है? व्रत और इस त्रिभुज में से कौन सा बड़ा है? तो अब मुश्किल हो गया, अब मुश्किल हो गया, यानी सेम आकृति हुई तो तुलना करना थोड़ा और भी आसान हो जाता है, लेकिन जब आकृतियां बिल्कुल अलग अलग हो तो बराबर कह पाना भी मुश्किल हो जाता है। छोटा बड़ा तो दूर की बात, बराबर कह पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आकृतियां समझ में ही नहीं आती। समझ रहे हैं? तो ये जो कंपैरिजन है, ये तुलना कैसे की जाए, और दूसरा तुलना भी हो तो बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, एग्जैक्टली हमें पता भी होना चाहिए कि मेरा खेत उसके खेत से कितना बड़ा है, मेरा राज्य उसके राज्य से कितना बड़ा है, मेरा देश उसके देश से कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो टोटल जो है, अगर हम इसे नंबरों में कन्वर्ट करें तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो सकती है, हम पूरा कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो व्रत है, मान लो ये 20 है, ये व्रत, ये वाला बड़े वाला व्रत जो है, ये मान लो 25 है, और ये जो त्रिभुज है ये 22 है। अब क्लियर है कि ये जो त्रिभुज है ये व्रत से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और ये जो त्रिभुज है ये इस बड़े वाले व्रत से छोटा है, कितना छोटा है? 3 छोटा है। तो एग्जैक्टली आप नंबरों में कन्वर्ट करते हैं, आप वो चीज देखते हैं कौन कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है। अगर फसल उगाई जाए तो किस खेत में ज्यादा फसल उगेगी, कितनी ज्यादा उगेगी, कितनी उगेगी और कितनी ज्यादा उगेगी, ये सब चीजें आपको पता होंगी। अगर बेचना चाहो तो आप आराम से बेच भी सकते हो, आपको ये भी पता होगा कि कितना खेत है, कितने रुपए के हिसाब से बेचूंगा और कितने रुपए आएंगे। तो सारी चीजें आपकी जो है वो आसान हो जाएगी, खरीद फरोख्त करोगे वो भी आसान हो जाएगी। अगर आप बेच रहे हो या आप खरीद रहे हो, दोनों ही केस में ये परफेक्ट है। अगर आप नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आइडिया जो है जनरेट हुआ वो था कि नंबर्स को आगे बढ़ाया गया, नंबर्स को आगे बढ़ा के चीजों को नंबर देने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो सभ्यता में अगर आप पहला हिस्सा देखेंगे तो वो थे नंबर, दूसरी थी ज्यामिति, हमने हर चीजों को चित्र की भाषा में देखना शुरू किया, ज्यादातर चीजों को हमने चित्र में देखना शुरू किया, नंबर आए, चित्र आए, फिर नंबरों को चित्रों के साथ अटैच करना शुरू किया, नंबरों को चित्रों के साथ अटैच करना शुरू किया, चित्र था, नंबर था, चित्र और नंबर को अटैच करना शुरू किया। बात समझ रहे? क्या किया हमने?
पहला हिस्सा था नंबर, दूसरा था ज्यामिति। जबकि अगर हम देखते हैं, नॉर्मली हम मानते हैं कि नंबर्स पहले आए थे, जबकि नंबर्स पहले नहीं आए थे। जो प्रमाण है, जो सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अगर उनको देखा जाए तो सबसे पहले ज्यामिति आई थी। सबसे पहले ज्यामिति आई थी। व्यक्ति चित्र बनाता था, और ये ड्राइंग जो है ये नेचुरल होती है। आप अपने बच्चे को देखिए, आपका बच्चा नंबर 1 2 3 4 लिख पाए ना लिख पाए, लेकिन वो चित्र बनाना जानता है। मतलब अगर बच्चे की सबसे पहली चीज जब वो देखे, जब वो कुछ बनाता है तो वो डायग्राम बनाता है, वो चित्र बनाता है आड़े टेढ़े, क्योंकि वो फ्री हैंड होता है। वो फ्री हैंड होता है, फिर हम उसे बांध देते हैं कि ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, फिर वो बन जाता है। लेकिन शुरुआत में वो फ्री हैंड होता है। तो शुरुआत में जो सबसे पहले, किसी बच्चे को देख लो, क्योंकि वही मानव सभ्यता का क्रम है ना, जो बच्चा है हमारा वो मानव सभ्यता के क्रम से ही चलेगा। तो उसको देखो, सबसे पहले वो क्या लाता है, सबसे पहले वो ज्यामिति लाता है, वो आड़े टेढ़े चित्र बनाता है। इवन तब भी बनाता है जब उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि वो क्या बना रहा है ना, तब भी वो पहले चित्र बनाता है। यानी डायग्राम जो है, डिजाइन जो है, वो पहले आए थे। और ये जरूरी था बताने का, लिखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो ज्यामिति जो है वो सबसे बड़ा हथियार बना, सबसे पहला टूल बना, ये समझाने का कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और मैं क्या बनाना चाहता हूँ। फिर ज्यामिति धीरे धीरे नंबर में कन्वर्ट होती है। करना जरूरी है, क्योंकि मैंने समझा दिया कि खाली ज्यामिति जो चित्र है उसे नंबरों में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो खुद के समझने की ताकत है वो है गणित। हम चीजों को गणित में ही समझते हैं। देखो अजीब है लेकिन सच है, हम चीजों को गणित में ही समझते हैं। मैं आपसे कहूं आप बाहर जा रहे हैं और मैं कहूं मेरे लिए पेन ले आना, अगला सवाल आपका क्या होगा? अगर मैं आपको कहूं कि पेन ले आना, बाहर जा ही रहे हो, जाते हो, आओ जब वापस पेन ले आना, अगला सवाल आपका क्या होगा? कितने लाऊं? इसका मतलब आपको नंबर चाहिए। आपको नंबर चाहिए ये समझने के लिए कि क्या लाना है, कितना लाना है। सब्जी के लिए बात कर ले, अब जब भी माता पिता कहते हैं बेटा बाहर जा रहे हो सब्जी ले आना, तो अगला क्वेश्चन क्या होता है? कितने ले आऊं, क्या क्या लाऊं, कितने कितने लाऊं। तो इसका मतलब है हम चीजों को समझते, जब समझने की बात आती है, जब समझने का जब लेवल आता है, तो फिर हम गणित में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसके साथ सेट हो चुके हैं। हमें गणित में ही चीजें समझ में आती है। आप कोई कह दे, कोई बच्चा आपके आके कहे कि मैंने बहुत अच्छे नंबर बनाए, मैंने 12th क्लास में बहुत अच्छे नंबर बनाए हैं, लेकिन क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे इतनी सी बात से? नहीं। आगे आप क्या पूछेंगे? अगर कोई बच्चा आके आपसे कहे, आपके परिवार का कोई है जो 12th का भी एग्जाम दिया या 10th का एग्जाम दिया, और वो आके खुश हो गया आपके पास आता है और कहता है मैंने बहुत अच्छे नंबर बनाए, मैंने बहुत अच्छे नंबर बनाए, लेकिन क्या आपको समझ में आया ये बहुत अच्छा क्या है? नहीं। तो अगला सवाल क्या होगा? यही, कितने नंबर? इसका मतलब है जब तक वो नंबर नहीं बनाएगा, जब तक वो नंबर में नहीं बताएगा आपको, वो बात समझ में ही नहीं आएगी कि वो क्या कहना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमारी जो समझ है वो नंबर्स पे बनी हुई है, और हमारा जो बेसिक है, जो हमारी खुद की जो नेचुरल प्रकृति है वो ज्यामिति है। और ज्यामिति और नंबर्स दोनों मिल जाए तो हमारी समझ और हमारा जो खुद का इंट्यूशंस है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो हमने दोनों को मिला दिया, नंबर प्लस ज्योमेट्री कर दी। चित्रों को नंबर देने लग गए, नंबरों को चित्र देने लग गए, नंबरों को चित्र देने लगे, चित्रों को नंबर देने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन है, वन को आपने एक चित्र दे दिया, ये वन होगा आज से, ये वन का चित्र है, ये टू का चित्र है ना। तो आपने नंबरों को चित्र देना शुरू कर दिया और चित्रों को नंबर देना शुरू कर दिया, है ना। नंबरों को चित्र देने शुरू कर दिए। ये क्या है? 1 2 3, ये चित्र है किसके? वन का। ये वन का चित्र है, ये टू का चित्र है, ये थ्री का चित्र है, ये फोर का चित्र है। ये सब चित्र हैं। कोई और भाषा इनके और चित्र बनाती है। रोमन में जाएंगे, रोमन में आप ये चित्र देखेंगे, ये वन, ये टू, ये थ्री, रोमन में ये चित्र है। तो कुल मिला के कर क्या रहे हैं आप ये कर रहे हैं कि आप नंबरों को एक चित्र दे रहे हैं कि भैया वन का चित्र ये रहेगा, टू का चित्र ये रहेगा, थ्री का चित्र ये रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने समझाया, चित्र हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है क्योंकि हमारे बेसिक हैं वो हमारे बेसिक है। और नंबर्स उनको सही ढंग से समझने में, तार्किक रूप से समझने में मदद करते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को मिला के हम एक चीज बनाने की कोशिश करते हैं, नंबर्स प्लस ज्योमेट्री। ये देखो, ये हमारे बेसिक पार्ट है। आप एक किताब देखिए जिसमें कोई चित्र ना हो, एक किताब पढ़िए आप, चलो न्यूज़पेपर ही ले लो, अगर न्यूज़पेपर में से सारे चित्र हटा दिए जाए, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? चित्र हटाते क्या हुआ?
तो चित्र हटाते तो सारा काम ही खत्म हो गया, क्योंकि चित्र हमें सुहावने लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो हमारी बेसिक समझ है चित्रों की, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो ये 2 पार्ट थे जो डेवलप हुए थे, नंबर और ज्योमेट्री। फिर मैंने कहा कि ज्योमेट्री का विकास हुआ, ज्योमेट्री को नंबर में बदलने की कोशिश करने लगे, जैसे ये रहा। अब इसको लिया, अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसी को ले लेते हैं, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो है कि राज्य जो है, यदि खेत मान लीजिए, अगर ये खेत है तो इस खेत में कितनी फसल होगी, इस खेत में फसल कितनी होगी, और इस खेत के अंदर अगर तारबंदी करवानी हो, तार लगवाने हो, तो कितना लगेगा। 2 सवाल बन गए, 2 सवाल बन गए, इसी खेत के, इसी ज्यामिति के 2 सवाल, इस चित्र के 2 सवाल बन गए। 2 चीजों को नंबर में कन्वर्ट करना, एक तो अंदर कितनी जगह है, नंबर 2 इसके बाहर बाहर बाउंड्री कितनी बड़ी है, इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। तो 2 बेसिक सवाल तो क्रिएट हो ही जाते हैं, अंदर कितनी जगह है एक, बाहर बाउंड्री कितनी है, इसकी परिसीमा कितनी है। तो इसी को हमने आगे बढ़ाया और ले गए एक कदम और आगे। इसे तो हमने कहा अंदर कितनी जगह है, ये वर्ड बन गया क्षेत्रफल। दूसरा होता है बाउंड्री कितनी है, परिसीमा कितनी है, ये जो अगला पार्ट है। इसको कहेंगे परिमाप। तो 2 वर्ड तैयार हो गए, मेरे खेत में कितनी जगह है और मेरे खेत के चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, मेरे खेत के चारों तरफ की बाउंड्री कितनी लंबी है। तो 2 वर्ड ऐड हो गए, क्षेत्रफल और परिमाप। अब हमें इन्हें नंबर में कन्वर्ट करना है, अगला पार्ट है हमारा नंबर में कन्वर्ट करना। नंबर मिलना चाहिए इन चीजों को, मतलब जो एरिया अंदर जो जगह है उस जगह एक नंबर में बदल दो, इस पूरी अंदर की जगह को एक नंबर बना दो कि इतना नंबर है, और ये जो बाउंड्री है इसको भी एक नंबर में कन्वर्ट कर दो, ताकि समझा जा सके कि छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी है। ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक नंबर नहीं आएंगे। याद करो, मैंने जिस बार बार कह रहा हूँ, जब तक नंबर नहीं आएंगे तब तक आपको बेचैनी बनी रहेगी, क्योंकि आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये कम है या ज्यादा है, या कम बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, कम कम से भी कम है या कम कम से भी ज्यादा है, क्या कम है कितना ज्यादा है। ये जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कम और ज्यादा की डेफिनेशन जो है वो व्यक्ति पे डिपेंड करती है। कम या ज्यादा की परिभाषा व्यक्ति पे डिपेंड करती है। मान लीजिए मेरे 50% है, मेरे 10th और 12th में 50% हो, और कोई बच्चा आए मेरे पास, वो आए उसके कहे मेरे 60 आ गए, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा बहुत ज्यादा नंबर लाया यार, बहुत ज्यादा लाया, क्योंकि मैं 50 लाया, वो 60 लाया, तो 10 ज्यादा है। अच्छा, वहीं कोई अगर 80% वाला हो और 60 वाला उसके पास आए, तो उसको क्या लगेगा, अबे कम लाया, मैं तो उस समय 80 ले आया था, तू 60 लेके आया। तो कम या ज्यादा कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति विशेष के साथ फिर वो रिलेटिव हो जाएगा, वो रिलेटिव हो जाएगा, तो समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली कम है या ज्यादा है। इसलिए कम और ज्यादा जो है वो शब्द बेहतर शब्द नहीं है, बेहतर शब्द है नंबर। एक नंबर दे दो ताकि कोई झंझट ही खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए। अब वो कम बोले ज्यादा बोले उसकी मर्जी, लेकिन नंबर नंबर है ना। समझ रहे बातों का, चीज के दाम नंबरों में डाल दिए, अब किसी को वो महंगी लग रही है, किसी को सस्ती लग रही है, तो जो भी लगे, लेकिन नंबर दे दिया ना, बात खत्म। अब उनके व्यक्तिगत राय रह के रहेगी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चॉकलेट का डब्बा है, उसके 200 रुपए लग रहे हैं, कोई कहेगा हो बहुत महंगा है, कोई कहेगा हो बहुत सस्ता है। कोई बहुत महंगा कहे या बहुत सस्ता कहे, उससे कुछ भी फर्क अब नहीं पड़ना, क्योंकि आपने उसको नंबर दे दिया। नंबर देते ही सिर्फ भावनाएं भावनाएं बन के रह गई। अब वो नंबर तो उतना ही रहेगा, आपको ज्यादा लगे चाहे आपको कम लगे। तो ये इंपॉर्टेंस आ जाती है नंबरों में, जब आप चीजों को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यही आइडिया हम इसको आगे ले जाएंगे और काम करेंगे कैसे
क्षेत्रफल यानी चेंज टू नंबर, कैसे आप क्षेत्र को एक नंबर बनाते हैं, क्षेत्र को एक संख्या में बदलते हैं। क्षेत्र को एक नंबर में कन्वर्ट करना, यही आइडिया जो है क्षेत्र को एक संख्या में कन्वर्ट करने का आइडिया ही क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो नंबर बन जाएगा ये आपका क्षेत्रफल कहलाएगा, वो जो क्षेत्र है वो नंबर में चेंज हो जाएगा, वो क्षेत्रफल कहलाएगा। और इस विधि को क्षेत्र मापन कहते हैं। क्षेत्र मापन, क्षेत्र को मापना कि भाई क्षेत्र कितना है, ताकि उसको एक नंबर में कन्वर्ट किया जा सके। अब यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल को निकालने के दौरान समाकलन का इस्तेमाल कर लेते हैं, अवकलन का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कलन का इस्तेमाल कर लेते हैं क्षेत्रफल को निकालने के लिए। और क्षेत्रफल क्या है? नंबर। क्षेत्र को एक नंबर देना क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल को अगर हम अवकलन और समाकलन का उपयोग लें कि भाई अवकलन समाकलन हमारी मदद करो, हमें इस क्षेत्र को संख्या में बदलना है, और वो हमारी मदद कर दे, करता ही है, वो हमारी मदद कर दे, तो ये जो विधि है इसको क्षेत्रकलन कहते हैं। क्षेत्रकलन। क्षेत्र का कलन, जिसमें आप समाकलन और अवकलन की मदद लेने वाले हैं कि भाई हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो हमारी मदद करो। मदद करने के लिए हमारे पास पुराने फॉर्मूले भी हैं जो मदद करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, हमारे पास फॉर्मूले। लेकिन दिक्कत ये है कि जो फॉर्मूले हमारे पास है वो लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब कुछ टाइप के ही है, जैसे वृत्त है, वर्त है ना, त्रिभुज है, त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। ये कुछ गिने चुने फॉर्मूले हमारे पास है। और बड़ी विडंबना भी ये है कि जो फॉर्मूले हमारे पास है वो कहीं पे काम करते भी नहीं है। ना तो हमारा खेत कभी त्रिभुजाकार होता है, ना वर्गाकार होता है, ना वर्ताकार होता है, ना आयताकार होता है। हमारा खेत क्यों, क्या हमारे देश का जो शेप है वो किसी भी शेप में आता है? आपके देश या अपने राज्य का या किसी भी पूरे वर्ल्ड मैप को देख लीजिए, क्या वर्ल्ड मैप आयत है, वर्ग है? कभी हो भी सकता है, कभी हो भी सकता है कि आपका जो देश है वो वर्गाकार हो, आयताकार हो, वर्ताकार हो। क्या ये जो चीजें हैं, ये जो आइडियल शेप, आदर्श जो शेप हमने बना रखे हैं, इस शेप में क्या आपको कभी प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी? तो जवाब है नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि वो जो फॉर्मूले है वो सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, जैसे वृत्त है, आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकलता है, तो छोटी क्लास में पढ़ाने के लिए तो वो अच्छे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे, जैसे खिलौने हैं, खेलने के लिए अच्छे हैं। लेकिन रियल टाइम में जब आप बड़े होंगे तो खिलौने काम थोड़ी आएंगे। लेकिन खिलौनों से आप खेलोगे तो धीरे धीरे आप रियलिटी में भी आने लग जाओगे, धीरे धीरे आप रियलिटी में भी आने लग जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि हम कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसी चीज ढूंढे कि हमें इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े कि हमारा शेप कैसा है, हमारी आकृति कैसी भी हो, कोई भी शेप क्यों ना हो, हमारा क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमेशा कारगर हो। तो इसलिए हमने समाकलन को पकड़ लिया। समाकलन की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आकृति कैसी है, कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति हो, आप आकृति से मुक्त है, आप फॉर्मूलों से मुक्त है। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि अब आपको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपकी आकृति कैसी है। जो भी आपकी आकृति है, जैसी भी आपकी आकृति है, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। आप जो भी आकृति है वो लाओ, हम समाकलन करेंगे और आपका क्षेत्रफल बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा समाकलन का। तो समाकलन हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों हम क्षेत्रकलन समाकलन की सहायता से पढ़ रहे हैं? तो समाकलन की खास बात ये है कि ये आपको फॉर्मूलों पे नहीं ले जाता, ये आपको उस पे नहीं ले जाता कि भाई ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये आयत है, ये वर्ग है। ये कहता है कुछ भी लाओ, आड़ा टेढ़ा कुछ भी लाओ, समाकलन के जरिए उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो हम इस पे काम करेंगे। ऐसे ही हम आगे आ जाते हैं, परिसीमा निकालना। परिसीमा निकालना मतलब ये लंबाई निकालना। तो जब ये लंबाई निकालना है, इस आइडिया को हम कहते हैं चापकलन। अवकलन और समाकलन की सहायता से चाप की लंबाई निकालना। नॉर्मली ये जो आकृति, ये जो बाउंड्री होती है इसको चाप कहते हैं,
इसको चाप कहते हैं। तो पूरा वर्ड बन जाता है चापकलन। चाप का मतलब परिसीमा है ना, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जितना चाहे आप उतना निकाल लो। अगर आप छोटी निकालना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी निकाल सकते हैं। पूरी निकालना चाहते हैं तो पूरी भी निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतनी निकाल लीजिए। तो इसलिए इसके वर्ड यूज किया गया चाप। चाप इसलिए यूज किया गया, कोई मान लो इतना चाहता ही नहीं है, कोई सिर्फ ए से लेकर बी तक चाहता है, तो उतना भी निकाल सकता है। तो ए से बी तक ये चाप होगी, तो चाप की लंबाई। और किसकी सहायता से? अवकलन और समाकलन की सहायता से। अवकलन और समाकलन, तो बस यही आइडिया है कि हम अवकलन और समाकलन का इस्तेमाल करके चाप की लंबाई निकालेंगे, एक बार क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी हम आइडियाज चेंज नहीं कर रहे हैं, बेटाबटी वही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जो आपने 5वीं क्लास में निकाला है। अब 5वीं में और इसमें क्या फर्क है? 5वीं में ये फर्क था कि आपके लिमिटेड टाइप के ही आकृतियों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते थे। अगर 5th क्लास में आए तो वर्ग का क्षेत्रफल, 5वीं क्लास में वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, है ना। शतवृत्त तो उस समय आता नहीं था, वर्ग आता था, आयत आता था, यही दो आकृतियां आती थी। फिर जब आप 11th में आते थे तो त्रिभुज आ जाता था, फिर 6th में आते थे तो त्रिभुज आ जाता था, 7th में आते थे तो फिर वृत्त आ जाता था। तो धीरे धीरे आपको वो जो आकृतियां पढ़ाई गई थी वो लिमिटेड टाइप की आकृतियां थी, सीमित थी। इन्हीं का ही आप क्षेत्रफल निकाल सकते, जिनका फॉर्मूला होता है। फिर चतुर्भुज आते हैं 7th में या 8th में, चतुर्भुज आ जाते हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, या 8वीं 9वीं तक, 10वीं तक शायद यही चलते रहते हैं। 10वीं तक समलम चतुर्भुज तक आपको जो खास गिनी चुनी आकृति हैं उनका क्षेत्रफल और उनका परिमाप निकालना सिखाया जाता है। लेकिन उस समय भी अगर आप देखें तो एक सवाल फिर भी पैदा होता था कि भाई हमेशा क्या यही आकृतियां होगी धरती पे? जबकि जवाब है नहीं, ये परफेक्ट आकृति हैं, ये परफेक्ट है। और ये परफेक्ट शेप जो है वो प्रकृति में बहुत रेयर है। अगर कोई इत्तेफाकन कोई कोइंसिडेंस से कुछ बन गया तो बात अलग है। बाकी क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये शेप कभी आपको मिलेगा? इस शेप की कभी उम्मीद करते हैं? तो जवाब है न के बराबर है कि ये शेप नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर आकृतियां जो है वो इरेगुलर होती है, मतलब जो है इस तरीके से रेगुलर शेप नहीं होता। जो अपन शेप देखते हैं आयत और वक्र की तरह, रेगुलर शेप नहीं होता, जैसे नियमित आकृति, इन्हें रेगुलर शेप कहते हैं। तो आपको रेगुलर शेप जो है वो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि प्रकृति तो वैसे भी रैंडमली काम करती है, कुछ का कुछ ही बना देती है। अब पत्थर है या हीरे ले आओ, प्रकृति में तो हीरे भी निकालो, कौन से हीरे जो है वो कटे हुए आते हैं, सीधा निकालो और अंगूठी में लगा लो, है ना। प्रकृति में से आप हीरे भी निकालते हो, तो प्रकृति थोड़ी हीरा काट कूट के एकदम चमक ऐसे देते ही जाओ, बस अंगूठी लाओ ला के डाल लो, नहीं ना। या ऐसे थोड़ी होता है कि आप सोना भी देख लो, सोना तो महंगा है, सोने का एग्जाम्पल ले लो, तो सोना भी अगर आप जाते हैं और खुदाई करते हैं तो ऐसे थोड़ी कि ईंटें की ईंटें बाहर आ रही है, आप जा रहे हो खोद रहे हो, ये 1 किलो की एक ईंट बाहर आ गई, दूसरी ईंट बाहर आ गई, मतलब वहां पे प्रकृति ने ईंटें जचाई हुई थी, आपने उठाया, गाड़ी में रखा, ले आए और यहाँ बेच दिया। तो प्रकृति में तो जो जो भी है, किसी का भी, पेट्रोल का एग्जाम्पल उठा लो, किसी भी चीज को एग्जाम्पल, तो वो जो जिस रूप में देती है वो रॉ रूप होता है, कच्चा रूप होता है। अब कच्चे रूप को रिफाइन करना पड़ता है। तो यही शेप है कि हमारे कैसे भी शेप आए, हम इस बात से ना बंधे कि शेप कैसा है, हम हर शेप का क्षेत्रफल निकाल सकें, उसकी लंबाई निकाल सकें, यही हमारे इस टॉपिक का आइडिया है यूजी में। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? यूजी में और पीजी, यूजी में और सीनियर में क्या फर्क है? क्वाड्रेचर जो आप क्षेत्रकलन पढ़ने वाले हैं, ये जो आप सीनियर में पढ़ने वाले हैं और अब ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे दोनों साइड आप पढ़ रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क है? आप क्षेत्रकलन ही पढ़ने वाले हैं, दोनों ही केस में आप क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, इस केस में भी और उस केस में भी। जब आप 12th में भी, अभी जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, समाकलन पूरा हो जाएगा, तो वहां पे भी हम क्षेत्रफल ही, यही क्षेत्रकलन पढ़ेंगे, यहाँ पे भी यही पढ़ रहे हैं। दोनों में जो फर्क है वो है आकृतियों का। यहाँ पे हमारी आकृतियां जो है वो अब उससे तो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, उससे तो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, वृत्त, त्रिभुज, इनसे थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ी है। अब थोड़ी सी वो शेप आ गए हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा हैं, जैसे दिग्वर्त, परवलय, दिग्वर्त, परवलय, अति परवलय, त्रिकोणमिति, लोग, ये वाले जो वक्र हैं ये शामिल हो गए। इनका क्षेत्रफल जो है त्रिकोणमिति है, लघु गुणक है,
चरघातांकी फलन है, डैश 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 डैश, ये जो बेसिक है स्टैंडर्ड फंक्शन जो है वो शामिल हो गए। बस सिर्फ मानक फंक्शन जो है इनका क्षेत्रफल जो है, ये इनके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है, जो बांधा गया क्षेत्रफल है, सीनियर में हम सिर्फ उतना ही निकालते हैं। सीनियर में आपको साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, टेन आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा, लोग एक्स आ जाएगा, मोड एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस इस टाइप के ही फंक्शन ही आपके पास रहेंगे जिसको आप पहचानते हो। ऐसा नहीं कि आप पहचानते ना हो, वो सारे ही आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन में आते हैं, ग्रेजुएशन में हम एडवांस आ जाते हैं, एडवांस ऐसे आ जाते हैं, ऐसे वक्र हम ऐड करते हैं जिसको हम पहले देखा ही नहीं था, पहचानते ही नहीं थे, लेकिन अब उनका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। रेंडमली कोई भी वक्र आ सकता है, कोई भी कैसा भी वक्र हो, हम अपने आप को बांधेंगे नहीं कि बस इतने ही वक्र पढ़ेंगे। यहाँ पे सभी वक्रों के बारे में बात करेंगे, मोटा मोटी सभी। यहाँ पे बाध्यता नहीं होगी कि परवलय ही पढ़ रहे हैं, अति परवलय ही पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति ही पढ़ रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हम कैसे भी वक्र को, आड़े टेढ़े जैसे भी आते हैं, सारे ही वक्र इसमें कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3xy, जैसे ये फोलियम है, जैसे हम फोलियम है तो फोलियम का भी हम लंबाई भी निकालेंगे, क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो मोटा मोटी बांधेंगे नहीं। अब ग्रेजुएशन में हम थोड़ा ओपन हो जाएंगे, सभी प्रकार के वक्रों को कवर करेंगे। ये फर्क है दोनों के बीच में। यहाँ लिमिटेड रहता है, 12th तक आपका लिमिटेड रहता है कि भाई ये वक्र ही आपको मिलेंगे, इन्हीं का आपको क्षेत्रफल निकालना है। और इनमें वो सारे ही पढ़ेंगे जो कैसे भी हो सकते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, बस वो वक्र हैं। बस इतना पता है ये वक्र है, कोई ना कोई क्षेत्रफल बना रहा है, आप उसको पहले उसका चित्र बनाएंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इनका बस समीकरण हमें दिया गया होगा, इनका चित्र हमें बनाना होगा, खुद से इनका चित्र बनाना होगा और खुद से इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालना होगा। ये बेनामी संपत्तियों की तरह होंगे, यूं समझो, इनका कोई नामो निशान नहीं होगा, बस यूं ही होंगे। रैंडमली कैसा भी अजीब सा वक्र दे देगा और फिर कहेगा जाओ इसका क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पे हम बाध्य नहीं रहेंगे। बस यहाँ पे दिक्कत ये आती है जब आप पढ़ते हैं, इसीलिए कर्व ट्रेसिंग हमने पहले पढ़ ली। तो जो कर्व ट्रेसिंग है उसकी मदद आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें चित्र बनाने पड़ेंगे और चित्र बनाने के लिए हमारे लिए कर्व ट्रेसिंग का आना जरूरी है। तो कर्व ट्रेसिंग जो है वो रिक्वायरमेंट है दोनों के लिए ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए, इसमें भी है। आपको चित्र बनाना आना चाहिए। तो जो प्री रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को पढ़ने की, वो है कर्व ट्रेसिंग। आपको बेसिक कर्व बनाने आने चाहिए। वक्र अनुरेखण वैसे ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। जो लोग नए आए हैं वो पीछे जाके कर्व ट्रेसिंग को देख लेना, 2-3 लेक्चर है उनको देख लेना, तो कर्व ट्रेसिंग करना जो है वो समझ में आ जाएगा, है ना। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने कर्व ट्रेसिंग नहीं पढ़ी है, तो पीछे वाले लेक्चर में जाएंगे तो एक फोल्डर मिल जाएगा कर्व ट्रेसिंग का, वहाँ पे जाइए और कर्व ट्रेसिंग को पढ़ के आ जाइए। 2-3 लेक्चर हैं उसमें, 2-3 लेक्चर में सारा कर्व ट्रेसिंग आपको समझ में आ जाएगा। और जब वो समझ में आ जाएगा, वक्र खींचना समझ में आ जाएगा, तो आगे क्वाड्रेचर आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हमें चित्र बनाने पड़ेंगे, चित्र बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे फिर अब मैं दोबारा से चित्र बनाना सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर वही चीज दोबारा सिखाऊंगा तो फिर डबल काम हो जाएगा। तो चित्र बनाने का काम वहाँ पे था, उस लेक्चर को देख लीजिए, उस फोल्डर को चेक कर लो, उसमें जाके वीडियो देखो, देखोगे 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहाँ आ जाइएगा और फिर इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा सीनियर वर्सेस ग्रेजुएशन हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। आ जाओ अगला हिस्सा, समाकलन क्षेत्रफल कैसे निकालता है। समाकलन कैसे निकालता, अब ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। यहाँ पे जो भी बताऊं उसको थोड़ा सा दिमाग से, अच्छे से, गहराई से इसको समझिएगा, क्योंकि आप समाकलन का यूज कर रहे हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप समाकलन का उपयोग करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो समाकलन है, अब कोई चीज को आप यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां भी होती है, कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज, अगर आपको कोई काम करना है, मान लो आपको बाल सुखाने हैं, आप ड्रायर यूज कर रहे हैं, तो ड्रायर का एक फायदा भी है, ड्रायर का एक फायदा भी है, तो एक नुकसान भी है कि वो बिजली से चलता है, बिजली का बिल भी आएगा, प्लस हो सकता है करंट लग जाए।
हो सकता है करंट लग जाए, अगर आपने ढंग से यूज़ नहीं लिया तो करंट लग जाए, हो सकता है वो मल फंक्शन हो जाए और गर्म हवा ज़्यादा फेंकने लग जाए, तो उसकी कुछ कमियाँ हैं, वो कमियों को साथ में रखना होगा, है ना? तभी आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके आते हैं, वो एक आपको प्रिकॉशन का एक कागज़ और देते हैं और प्लस आपको सावधानियाँ भी देते हैं कि भैया देखो सामान है, बिल्कुल काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मशीन है, कुछ कमियाँ इसमें भी है और ये परेशान कर सकते हैं। यही समाकलन के केस में है। जब आप क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का उपयोग करते हैं, तो उसकी कुछ कमियाँ हैं, उस कमियों का ध्यान रखना है। उन कमियों का ध्यान रखना है, आप समाकलन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप हथौड़े से कील ठोक रहे हैं, तो आपको हथौड़े को यूज़ करना चाहिए। अगर आपने गलत यूज़ किया, तो आप कील ठोकने के बजाय उँगली ठोक बैठोगे। कील को ठोकने के बजाय उँगली को ठोक बैठोगे, है ना? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें हथौड़ी नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको पता है वो कील ठोके ना ठोके, उँगली पक्की ठोक लेगा। तो कारण क्या है? वही चीज़ है कि आप जब हथौड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो सावधान। तो यही हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ी क्षेत्रफल जो है ना समाकलन, उसको सावधान करना है। क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से। क्षेत्रफल, इसमें जो कहा जाता है वो एक बढ़िया शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, जिसको कहता है एरिया अंडर द कर्व। इंग्लिश का वर्ड है और बहुत सुंदर वर्ड है, इसको पूरा अच्छे से समझा देता है ये। एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व बहुत अच्छा शब्द है ये, इसका याद रखिएगा। एरिया अंडर द कर्व, ये हमेशा समाकलन क्या करता है, जो आपका कर्व होता है उसके अंडर का एरिया देता है। अंडर का मतलब नीचे का, उस कर्व के नीचे का। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन देना होता है। सबसे पहले आपको एक फंक्शन देना होता है, एक फलन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया y बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन दिया। सबसे पहले ध्यान से सुनना अच्छे से, पहले आप सबसे पहले एक फंक्शन देते हैं y बराबर एफ एक्स, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन है, आप इस फंक्शन का क्षेत्रफल निकालो। तो अब हर फंक्शन जो होगा वो कोई ना कोई तो डायग्राम बनाएगा, कोई ना कोई तो चित्र बनाएगा। तो निश्चित तौर पे इसका कोई ना कोई एक डायग्राम होगा। मान लेते हैं ये इसका डायग्राम है, ये आपका हो गया y बराबर एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स, ये आपका डायग्राम है। रुको, सुनना अच्छे से, ये डायग्राम हो गया। अब ये कोई क्षेत्रफल बना ही नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो बंद होता है। क्षेत्रफल कभी खुला नहीं हो सकता और खुले का क्षेत्रफल हो नहीं सकता। खुले का क्षेत्रफल हो नहीं सकता। अभी जो हम पढ़ रहे थे, अगर किसी का खेत खुला हुआ हो तो क्या वो क्षेत्रफल बनाएगा? अगर किसी का खेत है वो खुला रहे, सिर्फ यूं हो, ये मेरा खेत है, कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर खेत खुला हुआ है तो क्या इसका कोई क्षेत्रफल होगा? नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि पहले एक बंद परिसीमा होगी, एक बंद परिसीमा होगी, फिर जो अपने अंदर जो बंद करेगी वही क्षेत्र होता है, वही क्षेत्रफल होता है। अगर बंद ही नहीं हो रहा तो फिर तो चलता जाएगा, और चलता जाएगा तो कोई क्षेत्रफल नहीं है। चलता जाएगा तो कोई क्षेत्रफल नहीं है। तो क्षेत्रफल होने का पहली जरूरत है कि आपकी परिसीमा जो हो वो बंद हो। अगर परिसीमा बंद नहीं है तो आपका क्षेत्रफल नहीं हो सकता। खुले वक्र का क्षेत्रफल नहीं होता। खुले वक्र का कोई क्षेत्रफल नहीं होता।
क्योंकि खुला वक्र कोई क्षेत्र बनाता ही नहीं है। जब तक वो बंद नहीं होगा, अपने अंदर पैक नहीं करेगा, और खुला रहेगा तो फिर तो क्या है बाउंड्री, बाउंड्री है ही नहीं उसकी। एक साइड से बाउंड्री, एक साइड से खुला पड़ा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना, फिर तो वो चलता ही जाएगा, चलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका बंद होना जरूरी है। जब तक वो बंद नहीं होगा हर तरफ से, तब तक वो एक क्षेत्रफल को बनाएगा नहीं। और क्षेत्रफल बनाने की पहली आवश्यकता ये है कि बाउंड्री बंद हो, चाहे बहुत बड़ी हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनंत से प्रॉब्लम है, चलता जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जाए बंद हो जाए बस। तो सबसे पहली शर्त ये होगी कि बाउंड्री बंद होनी चाहिए। अब ये कर्व है, ये कर्व तो खुला पड़ा है। अब खुले कर्व का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो इसे बांधना होगा, तय करना होगा कहां से कहां तक। तो दूसरी चीज हम लेंगे एक्स की वैल्यू, कि भाई एक्स एक साइड से, ये बाउंड्री जिसका नाम दे दिया एक्स बराबर ए, खेत को एक साइड से, इस कर्व को एक साइड से एक्स बराबर ए ने बंद कर दिया, एक साइड से एक्स बराबर बी ने बंद कर दिया। अब देखो, एक साइड से कर्व ने बंद कर दिया, एक साइड एक्स बराबर ए ने बंद कर दिया, एक साइड एक्स बराबर बी ने बंद कर दिया, एक तरफ से आपने एक्स एक्स का इस्तेमाल कर लिया। ये हो गया। अब इन चारों के बीच में अब बंद हो गया। अब देखो तो ये पैक हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि हर तरफ से किसी न किसी ने बंद कर लिया। ये आपका ए बी सी और डी, ये एरिया तैयार हो गया। ये वाला एरिया जो है ये अब तैयार हो गया। ये जो एरिया इस कर्व ने पैक किया है एक्स एक्स के साथ, इस कर्व ने एक्स एक्स के साथ जो एरिया बंद किया है, वो एरिया आप समाकलन की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आप समाकलन में जाएंगे x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, क्योंकि ये आपकी सीमाएं हैं, ये आपका कर्व हो गया y, फिर एक्स एक्स की जगह आपका dx आ जाएगा, और ये जो एरिया बना है, एरिया हो गया ए बी सी डी ए, ये एरिया आपको मिल जाएगा, ये एरिया आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? ये एरिया आपको मिल जाएगा। अब इस समाकलन की कुछ प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब आपने देखा ये कर्व है, कर्व के नीचे का एरिया है, कर्व के नीचे का एरिया है, इसीलिए इसके वर्ड यूज किया जाता है एरिया अंडर द कर्व। ये हमेशा कर्व के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो आपको दे देता है, जो कर्व के नीचे का क्षेत्रफल है वो दे देता है। और वैसे याद रखें तो यहाँ पे चार चीजें हैं, इन चार चीजों से जो परिबद्ध होता है वो क्षेत्रफल आपको देता है। ये है कर्व, ये है आपका एक्स एक्स, ये है आपका फर्स्ट लाइन, ये है आपकी सेकंड लाइन। ये चारों चीजें मिलकर जो एरिया पैक करती है वो एरिया आपको मिलता है। अब आपको चाहिए या ना चाहिए, समाकलन ये नहीं जानता, समाकलन ये नहीं जानता। आपने हथौड़ी चलाई, हथौड़ी को नहीं पता कि वो कील है या हाथ है, वो जाके वैसी की वैसी लगेगी, वो बराबर मात्रा में लगेगी, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप हथौड़ी को अगर इल्जाम लगाएं कि हथौड़ी ने ये क्या कर दिया, तो हथौड़ी ने कुछ नहीं किया। हथौड़ी को आप जिस मात्रा में मारेंगे वो उस मात्रा में जाके ही लगेगी, चाहे कील के लगे और चाहे उंगली के लगे, क्योंकि वो निर्जीव है, वो सजीव नहीं है ना। जिम्मेदारी किसकी होगी? चलाने वाले की। तो जो चला रहा है उसकी जिम्मेदारी है। यही समाकलन के बारे में आप लोगों को समझना है कि समाकलन जो है वो हर कोई सा क्षेत्रफल नहीं देता। इसको नहीं पता कौन वृत्त है, कौन दिग्वृत्त है, कौन अतिप्रबल है, कौन अंदर है, कौन बाहर है, ये नहीं जानता। ये इन चार चीजों को जानता है, और इन चार चीजों के बीच में जो पैक हुआ है ये उसको निकाल देता है, उसकी वैल्यू को निकाल देता है। एक्चुअली ये जो है ये जोड़ करके दे देता है आपको, ये जो पार्ट है इस पार्ट का आपको जोड़ करके दे देता है, ऐसे छोटे छोटे आयत बना के, जो समाकलन में मैं आपको बता चुका, इस तरीके से आयत बना बना के इन सारे आयतों का जोड़ करके, बारीक बारीक पतला पतला जोड़ करके आपको जोड़ के रूप में ये लौटा देता है। और ये जोड़ जो है इत्तेफाकन आपका क्षेत्रफल है, तो आपका काम बन गया। याद रखिए, इसने क्षेत्रफल भी नहीं दिया, इसने दिया जोड़। समाकलन को ये भी याद रखना, समाकलन ने जो है वो आपको क्षेत्रफल भी नहीं दिया, समाकलन आपको देता है योग। जो योग है
वो आपको लौटाता है। अब इत्तेफाकन ये जो योग है, यही क्षेत्रफल है आपका, इसलिए आपके काम आ गया। तो ये चीज हमारा जो कोइंसिडेंस है वो बैठ गया। समाकलन योग देता है, हम जानते हैं समाकलन का काम है योग करना, समाकलन ने योग किया, और यहाँ पे जो योग है वो एक्चुअली क्षेत्रफल है, तो हमारे लिए ये क्षेत्रफल हो गया। तो हम दोनों खुश कि यार समाकलन हमारे काम आ गया। तो समाकलन तो वही करता आ रहा है जो सदियों से करता आ रहा है, ना तो समाकलन कभी क्षेत्रफल निकालता है ना कुछ और निकालता है, समाकलन निकालता है योग। अब जैसे मैंने कहा इत्तेफाक, कोइंसिडेंस से ये जो योग है ये हमारे लिए क्षेत्रफल है, हम हो गया। कभी यही योग हमारे लिए आयतन हो जाता है, कभी यही योग कुछ और हो जाता है, तो बस समाकलन तो कुछ नहीं करता, समाकलन तो हर बार वही करता है, समाकलन तो हर बार वही करता है, लेकिन वो योग हो गया, इत्तेफाकन हमारा क्षेत्रफल हो गया, हम खुश हैं कि समाकलन काम आ गया। तो समाकलन नहीं बदलेगा, समाकलन तो योग ही करके देगा। अब वो योग आपका क्षेत्रफल आ रहा है तो बधाई हो, क्षेत्रफल सही है, कुछ और आ रहा है तो कुछ और सही, ठीक है ना। तो ये समाकलन का ध्यान रखिए, समाकलन को कुछ नहीं पता है, ये बिल्कुल अनभिज्ञ है, ये सिर्फ योग निकाल के दे रहा है। अब आपका योग हो गया तो भला है। आ जाओ, अब इसकी कुछ कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कमियां, एक चीज मैंने पहले समझाया कि इसको अंदर बाहर का कोई ज्ञान नहीं है, ये नहीं जानता अंदर कौन है, ना ये जानता है बाहर कौन है, इसको अंदर बाहर समझ में नहीं आता, इसको ये चार चीजें समझ में आती है जो आप इसको अलॉट करते हैं, एक्स ए, एक्स बराबर बी, वाई और डी एक्स। ये जो चार चीजें आप अलॉट करते हो, ये इन चार चीजों के बीच का जो जोड़ है वो आपको निकाल के दे देता है, इन चार चीजों के बीच का जो है वो आपको निकाल के दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक परवलय लिया, आपने एक परवलय लिया या एक व्रत लिया, और आपने इसे कहा कि हमें क्षेत्रफल निकाल के दे, और आपने इसकी लिमिट लगा दी जीरो से लेकर, या जीरो से लेकर ए से लेकर बी तक, वही लिमिट रहने देता हूं, एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक और वाई डी एक्स। अब आपने ये किया, ठीक है, और आपको कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा, अंदर का नहीं, बाहर का नहीं, ना अंदर ना बाहर, इसे नहीं पता, ये चार चीजें जानता है, इन चार चीजों को आप ड्रॉ करो, इन चार चीजों को आप ड्रॉ करो, इन चार चीजों से जो भी पैक हुआ ये वो निकलेगा। तो x बराबर a मान लीजिए ये है, x बराबर a जो है वो ये है, और x बराबर b आपका ये है, x बराबर a ये है और x बराबर b ये है। अब ये x बराबर a हो गया, ये x बराबर b हो गया, और ये आपका कर्व हो गया, ये आपका कर्व हो गया। तो आपका कर्व, आपका एक्स एक्स, आपका x बराबर a और आपका x बराबर b, इनके बीच में जो एरिया फंसा है ये आपको ये वाला एरिया पकड़ा देगा। अब आप उम्मीद कर रहे थे कि ये वृत्त का क्षेत्रफल ला के देगा आपको, आप उम्मीद कर रहे थे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, ऑर्डर किए तो 1 घंटा हो गया। तो इसकी कोई गलती नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये नहीं जानता, ये बस इन चार चीजों को जानता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम और आएगी कि क्षेत्रफल ये वाला भी आ सकता है और क्षेत्रफल ये वाला भी आ सकता है। अगर आपने ठीक से वाई को डिफाइन नहीं किया, वाई ये भी है क्योंकि कर्व ये भी है, कर्व ये भी है, अगर आपने यहाँ पे भी कर्व को ढंग से डिफाइन नहीं किया तो ये वाला भी आ सकता है। इसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि आप परफेक्टली डिफाइन नहीं कर रहे। मैंने पहले कहा हथौड़ी आपके हाथ में है, हथौड़ी के कमी जो है ना, मेरिट और डीमेरिट आपको पता होनी चाहिए, गलती इसकी नहीं है, इसने तो वही किया जो करना था, आपको इसको वाई बताना था, क्योंकि यहाँ पे दो वाई थे, एक वाई था ये नीचे वाला, एक वाई था ऊपर वाला, तो आपको दो बताने थे कि ऊपर वाला या नीचे वाला कौन सा वाई, एक वाई ऊपर है एक वाई नीचे है, कौन सा वाई लेना है, आपने वो नहीं बताया। कर्व के दो हिस्से थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला है या नीचे वाला है, तो आपको वाई बताना था, वाई आपने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया, तो इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। दूसरा था आपका एक्स, आपने एक्स एक्स के साथ निकाला, तो जो एक्स एक्स के साथ बनेगा वही आएगा और ये लिमिट के अंदर आएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप ये जो 4 चीजें डिफाइन करें, ये प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए, ये प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं हुई तो फिर कुछ का कुछ ही बन जाएगा। अगर आप इंतजार करते रहोगे कि ये क्यों नहीं आया, ये क्यों, क्योंकि ये निर्जीव चीज है ना। फिर पश्चाताप करते रहो, जैसे मैंने कहा थोड़ी हाथ पे लग गई, अब पश्चाताप करते रहो, वही होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये कभी भी आपके अंदर का या बाहर का या उसके ये नहीं निकालता, ये आप 4 चीजों के बीच में जो पैक हुआ है उसको निकालता है। इन 4 चीजों के बीच में जो एरिया पैक हुआ है ये उसको निकालता है। अब ये अंदर है तो सही है, बाहर है तो सही है, कहीं और है तो सही है, अंदर है तो सही है, बाहर है तो सही है, कहीं और है तो सही है, ये आपको निकाल के पकड़ा देगा। अब गलती जो है वो आपकी है, ठीक है, गलती आपकी है, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना। अच्छा, एक और दूसरा चीज, दूसरी जो और है वो ये है, एक गलती तो ये रहती है, दूसरी गलती होती है कि कई बार कर्व आपका अप डाउन करता है। आपका जो कर्व है वो अप डाउन करता है, ऊपर नीचे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व ले लो, ये कर्व आपका अप डाउन होगा, अप डाउन होगा। इस केस में अगर आपने समाकलन किया, x बराबर a से मान लो x बराबर b तक आपने समाकलन किया, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, ठीक है। तो ये आपको जोड़ दे देगा, है ना। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी फिर से समाकलन की, फिर से समाकलन में एक दिक्कत आएगी। मैंने जैसे बताया कि समाकलन क्षेत्रफल निकालना नहीं जानता, समाकलन क्षेत्रफल निकालना नहीं जानता है, उससे सिर्फ योग करना आता है। अब यहाँ क्या होगा, इस केस में आपका कर्व नीचे की तरफ है, इस केस में आपका कर्व ऊपर की तरफ है, यानी इस केस में आपका y जो है वो नेगेटिव है, इस केस में नीचे की तरफ है यानी y नेगेटिव है, और इस केस में y पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है। तो इस केस में y नेगेटिव होने की वजह से आपका जो जोड़ आएगा वो ऋणात्मक आएगा, इस साइड में आपका जोड़ धनात्मक आएगा। तो मान लीजिए इस तरफ का जोड़ आया -2 और इस तरफ का जोड़ आया +5। अब आप सीधा a से b तक समाकलन करोगे तो समाकलन दोनों जोड़ों को जोड़ देगा, क्योंकि टोटल जोड़ निकालता है ना, तो टोटल जोड़ निकालता है। तो इसका -2 आया, इसका +5 आया, वो आपको क्या करेगा, 5 प्लस -2 करके 3 दे देगा, 3 दे देगा। क्या समाकलन की गलती है? मैंने कहा नहीं, समाकलन की हथौड़ी की गलती हो ही नहीं सकती। अभी सुना है हथौड़ी पे केस चल रहा है, हथौड़ी पे केस चल रहा है कि हथौड़ी तूने मारा कैसे। तो केस हथौड़ी पे नहीं चलेगा, चलने और चलाने वाले पे चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है, वो निर्जीव थी। सेम वही है कि समाकलन की गलती, आपको समाकलन को पहले पढ़ना होगा, समझना होगा कि उसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्योंकि वो एज ए टूल है। तो ये गलती एक समाकलन और करता है, समाकलन नहीं करता, समाकलन तो बेचारा अपना काम करता है। गलती हम करते हैं कि जब माइंड आपका कर्व नीचे ऊपर दो तरफ जा रहा हो तो आपको इसे अलग अलग दो भागों में करना है। क्योंकि अब सोचिए किसी आदमी का ये हाईवे है, मान लीजिए ये हाईवे है, यहाँ से हाईवे निकल रहा है और आपका खेत का एक हिस्सा हाईवे के एक तरफ है, एक हिस्सा एक तरफ है, मतलब 2 बीघा खेत जो है वो हाईवे के लेफ्ट में है और 5 बीघा खेत राइट में है। ये आपके खेत के 2 टुकड़े, हाईवे आपके खेत के बीच में से जा रहा है और 5 बीघा ऊपर है, 2 बीघा नीचे है। टोटल खेत कितना हुआ आपका? अगर हाईवे बीच में से निकल जाता है आपके और हाईवे के एक तरफ आपका 2 बीघा खेत है, हाईवे के एक तरफ 5 बीघा खेत है, तो टोटल खेत कितना हुआ? 7 बीघा हुआ ना। ये तो नहीं हुआ कि इधर वाला खेत प्लस का 5, इधर वाला खेत माइनस का 2, टोटल मिला के 3 बीघा खेत हुआ। 3 तो नहीं हुआ ना, टोटल 7 ही हुआ। खेत चाहे बाईं तरफ हो और खेत चाहे दाईं तरफ हो, खेत तो खेत ही है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। लेकिन समाकलन क्षेत्रफल नहीं देता, समाकलन योग देता है। योग प्लस माइनस के हो सकते हैं, योग प्लस माइनस के हो सकते हैं। अगर आप -1 में -1 जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, और +1 में +1 जोड़ोगे तो प्लस का 2 आएगा। तो जोड़ जो है वो माइनस और प्लस के हो सकते हैं, और समाकलन जोड़ देता है, समाकलन जो है वो जोड़ देता है। तो समाकलन की गलती नहीं है, समाकलन की गलती नहीं, हमारी गलती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसका समाकलन अगर एक साथ किया तो समाकलन वही करेगा, प्लस का 5 और माइनस का 2 मिला के 3 दे देगा आपको। तो आपको समाकलन से सावधानी पूर्वक करवाना है, आपको 0 से लेकर इस पॉइंट तक समाकलन करवाना है, और जो आंसर है उसका मोड निकलवा लेना ताकि माइनस प्लस बन जाए। यहां से यहां तक, ए से लेकर सी तक आपने इससे समाकलन करवाया, और जो भी आंसर आया उसका मोड लगा दिया ताकि माइनस प्लस बन जाए। और अगले वाला आपको पता ही है प्लस का है, प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे सीधा चलने दो।
ये आपको करना होगा, ये आपको करना होगा, ये मोड आपको देने होंगे। इसको मोड क्यों दिया आपने? क्योंकि खेत का एक हिस्सा माइनस में आने वाला है, और अगर समाकलन पूरा करवाएंगे, पूरा समाकलन करवाएंगे तो वो 0 दे देगा, है ना। पूरा करवाएंगे तो वो 0 दे देगा। हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल के केस के अंदर इधर वाला भी प्लस माना जाता है, इधर वाला भी प्लस माना जाता है। इसलिए समाकलन तो अपना काम करता है, उसकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं समाकलन से, और हमें ये पता ही नहीं है कि समाकलन क्षेत्रफल नहीं निकालता बल्कि जोड़ निकालता है। तो वो उसके जोड़ को हमें क्षेत्रफल बनाना है, इसलिए हम उसे जो लाइन है, जो हाईवे है, उसके एक तरफ का जोड़ अलग निकलवाएंगे, दूसरी तरफ का अलग निकलवाएंगे, फिर जो नीचे वाला है उसको पहले से ही मोड़ लेके प्लस बना के फिर जोड़ेंगे, ताकि वो माइनस प्लस की गलती ना आए, जुड़ने के बजाय वो घटा ना डाले। तो ये सावधानी हमें बरतनी होगी। क्लियर हुआ ये आइडिया समझ में आया, है ना। तो समाकलन की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमें ये सावधानी बरतनी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, मान लीजिए आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल हमेशा, आपका जो खेत है वो या तो आपके पास बिल्कुल भी खेत नहीं है, 0 बीघा है, जैसे मेरे पास नहीं है, कोई खेत नहीं है तो 0 बीघा है, या फिर 1 बीघा, 2 बीघा, 1.5 बीघा, 1.4 बीघा, ये खेत हो सकता है। माइनस का खेत कभी किसी के पास नहीं होता, खेत कभी माइनस का नहीं होता, माइनस का 2 बीघा खेत, माइनस का 4 बीघा खेत, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो एक अऋणात्मक राशि है, मतलब वो माइनस की नहीं हो सकती। खेत कभी माइनस में नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता। लेकिन आप समाकलन का यूज कर रहे हैं तो समाकलन कई दौरान आपको माइनस का आंसर दे सकता है, देगा ही, तो हमें बच के रहना है, उसको ठीक कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए आपका एक कर्व है, यहां से जा रहा है यू, परवलय ले लो, ये परवलय, इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लो, ये मान लो x बराबर a, x बराबर b, x बराबर a, x बराबर b, और ये आपका कर्व आ गया, और ये आपका एक्स एक्स आ गया। तो इनके बीच का क्षेत्रफल आपका ये निकल जाएगा। लेकिन समाकलन निकाल रहा है, अब आपका कर्व नीचे है, आपका कर्व नीचे है, इसलिए वो आपका जो जोड़ आएगा वो माइनस में देगा। तो इस केस में आप मोड लगा देना, बाद में लगा देना, समाकलन करके जब माइनस का आए फिर मोड लगा देना। या आप पहले से इतने समझदार हैं कि आप समझ रहे हैं कि माइनस आना ही आना है, तो बाद में क्या है, अभी लगा दो, अभी लगा दो। जब भी आप नीचे वाले का करें तो पहले से ही मोड लगा देना, ताकि माइनस प्लस में आ जाए, या फिर कोई बात नहीं, पहले निकाल लो फिर प्लस कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में कर रहे हो तो भी, तो माइनस को प्लस कर देना, तो ये आएगा। अब ये अंदर बाहर वाला फिर से कंफ्यूज मत होना, मैं कह रहा हूँ अंदर बाहर का कोई रूल नहीं है, समाकलन नहीं जानता अंदर क्या। पहली बात तो वो ये भी नहीं जानता कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसका काम है बेचारे का जोड़ करना, वो जोड़ करके दे देता है। वो जो 4 चीजें देते हो, उस 4 चीजों के बीच में जो जगह पैक हुई है उसका वो जोड़ करके दे देता है। अब वो जोड़ आपका क्षेत्रफल हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अगला रहता है हमारा कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो एक्स एक्स वाला एरिया है ये हमारे इतना प्रभावी नहीं होता, एक्स एक्स वाला एरिया हमारे लिए प्रभावी नहीं होता। हमें एक और फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ती है कि भाई हमें और भी मदद करो। जैसे एक परवलय ले लेते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब आपको जो इसका क्षेत्रफल चाहिए, आपको क्षेत्रफल चाहिए इसका नाभि लंब तक, इस परवलय के अंदर का क्षेत्रफल चाहिए, वो भी नाभि लंब तक। नाभि यहाँ कहीं होगी 0 a पर, ये जो नाभि लंब है आपको ये तक का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला। अब अगर आप एक्स एक्स वाला काम में लेते हैं तो आप इसका ये वाला क्षेत्रफल कभी नहीं निकाल सकते,
आप इसके ये अंदर वाला क्षेत्रफल कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आपने एक्स एक्स को काम में लिया यहाँ पे, तो एरिया हमेशा एक्स एक्स वाला आएगा, एरिया हमेशा एक्स एक्स वाला आएगा, और एक्स एक्स वाला एरिया आएगा तो आपको एरिया ये मिलेगा। आपको ये चाहिए नहीं, आपको तो ये वाला चाहिए, आपको ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट ऐड कर देते हैं, जिससे आप अंदर का क्षेत्रफल भी निकाल सको, डिपेंड करे कि कब कौन सा आपको चाहिए, कब कौन सा आपको चाहिए। जैसे एक एक्स एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल होता है, वैसे ही एक वाई एक्स से परिबद्ध भी होता है। सेम वही आइडिया कि एक वाई एक्स शामिल हो जाएगा, एक कर्व शामिल हो जाएगा, और एक उसकी लिमिटें शामिल हो जाएगी। वो चार जो पैक करेंगे वो आ जाएगा। तो सेम आइडिया जो एक्स का है, सेम वैसा ही आइडिया एक वाई का भी क्रिएट हो सकता है। जैसे हमने कहा कि y बराबर 0 से लेकर, ये वाला हो गया, y बराबर 0 से लेकर y बराबर a तक। ठीक है, एक तरफ आपका कर्व हो गया, यहां से आप x का मान निकाल लो, x बराबर 2√y, और एक तरफ आपका yx हो गया, और इन चारों के बीच में जो पैक हुआ वो ये वाला एरिया था। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा y बराबर 0 से लेकर y बराबर a तक, और x dy, x dy, इस बार आपको ये यूज करना है, x dy। ठीक है, dy का मतलब वाई एक्स से परिबद्ध। वाई एक्स से परिबद्ध, ठीक है ना। तो एक्स डी वाई इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ये वाला एरिया। तो यही है, फॉर्मूले हैं। देखो, हमें डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। सवाल कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है, सवाल कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है, अंदर का पूछ रहा है, बाहर का पूछ रहा है। अगर बाहर का पूछा होता तो आप एक्स वाला यूज कर सकते थे, अंदर का पूछा है तो आप वाई वाला यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्षेत्रफल में समाकलन के जो नियम है उनको भी संभालना है, और जो क्षेत्रफल के नियम है उनको भी संभालना है। दोनों को मिला के यूज करके हमें इस तरीके से एरिया निकालना है। क्लियर है? इसे एक और एग्जांपल से देख लो। मान लीजिए ये आपका कर्व है, ठीक है। इस कर्व में आप कौन सा निकालना चाहते हैं, एक्स एक्स के साथ परिबद्ध या वाई एक्स के साथ परिबद्ध? पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। और ये कैसे डिसाइड करोगे? सवाल की डिमांड से, कि सवाल क्या मांग रहा है, सवाल कौन सा क्षेत्रफल मांग रहा है, उसके हिसाब से। एक्स एक्स से परिबद्ध चाहिए तो ये हो गया एक्स एक्स से परिबद्ध वाला। यहाँ पे आपकी दो लाइनें ड्रॉ होंगी, एक्स बराबर ए फर्स्ट लिमिट जो आप डिसाइड करेंगे, फिर दूसरी लिमिट जो आप डिसाइड करेंगे, और फिर उनके बीच में परिबद्ध क्षेत्र। ये आपका आएगा समाकलन x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, और y dx। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड पे आ जाते हैं। अगर हमें y वाला निकालना है तो फिर ऐसे शुरू होगा। y में भी आपको तय करना होगा दो लिमिट जो भी डिसाइड करनी है, जहां से जहां तक। मान लीजिए एक ये हो गई y बराबर c, एक हो गई y बराबर d, और इन दोनों के जो बीच में पैक एरिया होगा वो ये होगा। तो कर्व आपका वही है, सेम कर्व है, लेकिन दो एरिया बना रहे है ना। तो इसमें कर्व की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी लिमिट यूज करेंगे, उससे तय होगा कि आपका कौन सा क्षेत्रफल आएगा, उससे आपका कौन सा क्षेत्रफल आएगा। ये आपका लिमिट, जो ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें तय करेगी कि आपका क्या निकल के आने वाला है। ये चार चीजें अगर आपने गलत ले ली है ना, ये चार चीजें, दो लिमिट, एक वाई और एक एक्स एक्स या वाई एक्स, जिसको चूज कर रहे हैं आप, इन चारों में से आपने कुछ गलती कर दी, इनके चुनाव में गलती कर दी, तो फिर एरिया कुछ का कुछ ही आ जाएगा। जो आप निकालना चाहते हैं शायद वो नहीं है, कुछ और आ जाए। तो ये चारों चीजें परफेक्टली चूज करनी होती है, यही खेल है सारा। क्षेत्रकलन का आइडिया जो है बेसिक यही होता है, ये चार चीजें जो होती है इनको सही ढंग से चुनना होता है। अगर सही से चुन लिया तो सही क्षेत्रफल आ जाएगा। एक भी चीज अगर आपने गलत चुन ली तो जो आप निकालना चाहते हैं उसके अलावा कुछ और निकल जाएगा। समझे? यही सारा खेल है। बात जम गई है?
ये समझ में आया कि आइडिया क्या है, क्यों गड़बड़ क्यों हो जाती है जब आप समाकलन करके क्षेत्रफल निकालते हैं, गड़बड़ क्यों हो जाती है। एक तो पहली गड़बड़ तो ये होती है कि आप भूल जाते हैं कि समाकलन जो है वो कोई क्षेत्रफल नहीं निकालता, वो सेम जो है ना, वो उस जो जगह आपने पैक की, पहले तो वो चार चीजों के बीच में जो भी बंद हुआ है उसका जोड़ निकालता है, वो जोड़ है। अब इत्तेफाकन वो जो जोड़ है वो आपका क्षेत्रफल है, लेकिन वो जोड़ निकाल रहा है, इसलिए वो नेगेटिव भी दे सकता है, वो पॉजिटिव भी दे सकता है, वो नेगेटिव भी दे सकता है, वो पॉजिटिव भी दे सकता है। आपकी जिम्मेदारी है आपको ये जानते हुए कि समाकलन तो योग दे रहा है, अब इस योग को मैं क्षेत्रफल कैसे बनाऊं, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है ना। और अगर ये जिम्मेदारी आप नहीं समझेंगे तो फिर गलतियां होंगी, ये नहीं समझेंगे तो गलतियां होंगी। समाकलन नॉट इक्वल्स टू क्षेत्रफल, समाकलन कोई क्षेत्रफल नहीं है, समाकलन क्षेत्रफल नहीं है, समाकलन सिर्फ टूल है, जिसका सही इस्तेमाल करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल ट्राई करते हैं, फिर ध्रुवीय वक्रों पे आएंगे, फिर ध्रुवीय का निकालेंगे। क्वाड्रेचर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वाड्रेचर इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द, क्वाड्रेचर क्या ज्ञात करने की विधि है? क्षेत्रकलन जो है, क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन, क्षेत्रकलन क्या ज्ञात करने की विधि है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया अंडर प्लेन कर्व, एरिया अंडर प्लेन कर्व, एरिया अंडर प्लेन कर्व। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शब्द आया जिसका नाम है प्लेन, प्लेन कर्व। प्लेन कर्व का मतलब सिर्फ उन्हीं कर्व का जो एक कागज पे बनाए जा सकते हैं, जो एक कागज पे बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी वक्र लाएंगे और उसका ये क्षेत्रफल निकाल देगा, सिर्फ उन्हीं का ही वो वक्र जो समतलीय है, मतलब एक कागज पे बन सकते हैं, जो कागज पे बन सकते हैं। अब कागज पे नहीं बने, हवा में बने और आपको समाकलन से कि निकाल दिखा क्षेत्रफल, तो वो नहीं निकाल पाएगा, वो सिर्फ उन्हीं वक्रों का निकाल पाएगा जो कागज पे बनाए जा सकते हैं, जिनको कागज पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और कागज पे कौन से होंगे? 2D वाले। कागज पे कौन से होंगे? 2D वाले। 2D वाले मतलब एक्स और वाई दो वाले, यानी y बराबर एफ एक्स, इस टाइप के ही जो कर्व है वो समतलीय होते हैं। एक्स रखोगे वाई आएगा, इस टाइप का ग्राफ जो है वो समतलीय होगा, क्योंकि वही कागज पे आ सकता है। एक तरफ आप एक्स को ले लेंगे, एक तरफ आप वाई को ले लेंगे और आपका कर्व बन जाएगा। तो ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ये किसी भी क्षेत्रफलन जो है वो किसी भी कर्व का क्षेत्रफल निकाल सकता है, नहीं, केवल समतलीय कर्वों का जो समतल पे बनाए जा सकते हैं। और समतल पे वही बन सकते हैं जो y बराबर एफ एक्स या x बराबर एफ वाई, वाई एक्स के रूप में हो या एक्स वाई के रूप में, बस इसी टाइप के। हर कोई नहीं कि कोई भी उठा दिया और उसको कहा क्षेत्रफल निकाल दो, मतलब कोई त्रिविमीय डायग्राम ले आए, कहा कि भाई निकाल दो, गोला ले आए और गोले का कहा कि लो गोला का क्षेत्रफल निकाल दो। सर क्षेत्रफल तो गोले का भी तो होता है, बिल्कुल होता है क्षेत्रफल गोले का, मना नहीं है, लेकिन जो गोले का क्षेत्रफल होता है उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है। फिर क्या करोगे? गोले के क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे? गोले के क्षेत्रफल के लिए आप कॉल करोगे सेकंड को, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन को। जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन है फिर उनका इस्तेमाल किया जाएगा उन त्रिविमीय आकृति का निकालने के लिए। ये कमाल चीज है, गणित रुकती नहीं है, आगे से आगे बढ़ती रहती है। और ये भी जैसे भी हम पढ़ रहे हैं कि ये जो क्षेत्रकलन है ये भी लिमिटेड हो गया। अब ये भी लिमिटेड हो गया सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो प्लेन है, जो प्लेन है मतलब जो बोर्ड पे आ सकती है, कागज पे आ सकती है, उन तक है। इसका मतलब जब हम आगे जाएंगे, गोले पे आएंगे, शंकु पे आएंगे, बेलन पे आएंगे, उनका क्षेत्रफल इससे नहीं निकल सकता। तो उनका कैसे निकलेगा? उनका डबल इंटीग्रेशन यूज होगा, जो द्विसमाकलन पढ़ के आए हैं वो यूज होगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द एरिया ऑफ द इलिप्स, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि आपको समीकरण जो है ना, थोड़ा सा समीकरण को, मैंने आपको ये समीकरण पढ़नी सिखाई थी, याद रखो ये जो समीकरण है ये मैंने आपको पढ़नी सिखाई थी कि जो समीकरण है ये, इसके, ये समीकरण पूरे वक्र को निरूपित करती है, पूरे वक्र को। याद है, ये मैंने आपको पूरी जो समीकरण है ये पढ़नी सिखाई थी, क्योंकि जब तक आप समीकरण को ढंग से नहीं पढ़ेंगे क्षेत्रकलन का हिस्सा कमजोर पड़ेगा।
क्षेत्रफलन जो है वो कमजोर रह जाएगा जब तक आप इस वक्र के समीकरण को नहीं पढ़ेंगे। जैसे जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो तो ठीक है, लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने लिया हुआ है वो तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे 1 सेकंड के लिए स्पेशल अटेंशन दो। और देखो ये जो वक्र आपको दिख रहा है ये आपका हो गया एक दिग्वर्त, जो क्वेश्चन दे रहा है वैसा एक दिग्वर्त हो गया। लेकिन यहाँ सुनने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि ये जो समीकरण है ये समीकरण इस पूरे कर्व का है, पूरे कर्व का। कई बार आपको पूरा कर्व नहीं चाहिए होता, कई बार आपको पूरा कर्व नहीं चाहिए होता, आपको छोटा सा टुकड़ा चाहिए होता है कर्व का। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी इतना सा कर्व चाहिए, यहां से लेकर नाम दे देता हूं ए पॉइंट, मुझे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का कर्व चाहिए। अब बताओ इसकी समीकरण क्या होगी? मामला फंसा। अब फंसा मामला कि ये जो दिक्कत होती है ये होती है कई बार आपको पूरा समीकरण नहीं चाहिए होता, आपको नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ इतना सा समीकरण चाहिए जो ए से बी तक है। इसका समीकरण कैसे आएगा? और याद रखिए जैसे मैंने बताया ये पूरे का समीकरण है, इस पूरे के समीकरण में से ही आपको इतना सा समीकरण निकालना है, इस पूरे में से ही आपको इतना सा समीकरण पर्याप्त है वो निकालना होगा। ये जो चीज सीखनी होगी कि समीकरण में से एक टुकड़ा समीकरण का कैसे निकाला जाए, पूरे समीकरण में से एक समीकरण का टुकड़ा कैसे निकाला जाए, ठीक है ना? क्योंकि इतना नहीं निकालेंगे आप तो आप पूरा पूरा आपका क्या काम आना है? पूरा आपका क्या, आपको क्षेत्रफल ये वाला निकालना है, जब ये वाला निकालना तो यही टुकड़ा काम आएगा ना। इन टुकड़ों का आप क्या करोगे? आपको ये टुकड़ा चाहिए और ये टुकड़ा चाहिए तो इसका समीकरण चाहिए, क्योंकि जो आप वाई यूज करोगे, जो आप वाई यूज करोगे, वाई कौन सा यूज करोगे? वाई ये वाला तो यूज करोगे, तो इसका समीकरण तो यूज करोगे ना। जो कर्व का आप एरिया निकालने वाले हैं आप उसी का यूज करने वाले हैं, तो आपको वो जो कर्व है वो यूज करना होगा। आज इसको थोड़ा सा पढ़ना सिखा देते हैं एक बार। ये मैंने एक दिग्वट ले लिया, वैसे मैंने यहाँ बड़ा ले लिया, यहाँ चलो बड़ा कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, तो x की तरफ बड़ा हो जाएगा और y की तरफ छोटा हो जाएगा। ये देखो ये आपका हो गया है ना। अब मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, मुझे उतना चाहिए जितना मेरे काम आए। मान लो मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। तो आपको करना ये है कि इस एरिया को देखना है, इस वाले हिस्से में क्या है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पहली बात तो ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। नंबर एक, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। अब आप अपने समीकरण में जाओ और आपके अपने समीकरण से मान निकालो।
अपनी समीकरण में जाओ और y का मान निकालो। तो जैसे आप y का मान निकालने जाएंगे तो ये जाएगा वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16, एक्स स्क्वायर बटा 16 हो गया। y का मान निकालोगे, 9 को उधर भेज दो, अंडर रूट डाल दो, तो अंडर रूट डालते प्लस माइनस 2 आएंगे, अंडर रूट डालते ही 2 आएंगे। लघुत्तम ले लो, 16 और ये बाहर आ जाएंगे, y बराबर आ गया आपके प्लस माइनस 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन y का मान माइनस का मत लीजिए, क्योंकि हमने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का मान प्लस का होगा, तो प्लस वाला ले लो, y का मान प्लस ले लिया, या आपने प्लस का ले लिया। लेकिन फिर से रुको, गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि आपने y प्लस लिया, तो y प्लस तो यहां से यहां तक पूरा ही है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ही y प्लस है, तो ये तो पूरे का समीकरण आ गया ऊपर वाले का, ये तो पूरे का समीकरण आ गया। अच्छा, जो हमने छोड़ा है माइनस वाला वो कौन सा था? जो माइनस आपने छोड़ा वो नीचे का था, क्योंकि नीचे y माइनस है। तो अगर आपको केवल ऊपर वाले का समीकरण चाहिए, ऊपर वाले पूरे का समीकरण चाहिए, तो ये हो गया y बराबर 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाले ब्लू वाले का समीकरण हो गया। नीचे वाले का चाहिए तो ये हो गया y बराबर -3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। नीचे वाले का ये हो गया माइनस का y, क्योंकि नीचे वाले के लिए y माइनस है, ऊपर वाले के लिए y प्लस है, तो y के दो मान निकलेंगे। देखो समीकरण अपने आप वैसे ही होती है, समीकरण बेईमानी नहीं करती। समीकरण से तो व्रत बना है, ये जो आकृति बनी है ये समीकरण से बनी है, तो समीकरण को तो पता ही है कि आधे हिस्से में y माइनस और आधे हिस्से में प्लस है। समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको दोनों मिलेंगे, वरना दोनों मिलते ही नहीं, दोनों हैं तभी दोनों मिले, तो माइनस का हो गया प्लस का हो गया। लेकिन प्लस वाले में भी हमें सेकंड क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओ। अब y फिक्स हो गया, कम से कम नीचे वाले का तो हट गया, ऊपर वाले में तो आ गए। ऊपर वाले में भी हमें ये नहीं चाहिए, दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे x माइनस का है और यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, तो अब x को भी फिक्स कर दो कि भी प्लस प्लस का लेंगे। और कहां से कहां तक है x कहां से कहां तक है? ये क्वाड्रेंट, यहाँ पे x आपका, x को ग्रेटर देन जीरो कर दो, x को ग्रेटर देन जीरो कर दो, x ग्रेटर देन जीरो कर दो, इक्वल्स टू, जैसे ही करते ही आपका एरिया फिक्स हो जाएगा। तो देखो मैं दिखाता हूं कि क्या हुआ। y बराबर 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम देखो, दिख रहा है आपको? दिखी? आपका ऊपर वाला आ गया, ये देखो, मैं एक बार इसको बंद कर दूं, ये देखो ऊपर वाला आ गया। अब माइनस का चिन्ह लेता हूं, ये आपका नीचे वाला आ गया, ये देखो, ये ऊपर वाला है और इसे हटाऊं, ये नीचे वाला है। y का मान माइनस का है, नीचे वाला है, ठीक है। अब मुझे रोकना है, मुझे लाना है सिर्फ फर्स्ट के लिए। फर्स्ट वाले में क्या है? y पॉजिटिव होते ही नीचे वाला हट गया, सिर्फ ऊपर वाला बचा। ऊपर वाले में मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, इसे बांधता हूं और ये लो, अब देखो ये हटाता हूं, ये है इस टुकड़े का समीकरण। अगर आपको इस टुकड़े का निकालना है यहाँ वाले का, तो y नेगेटिव x नेगेटिव, y नेगेटिव x नेगेटिव,
कोई मजा आ गया। देखा, समीकरण कितनी कमाल की होती है। समीकरण, इस समीकरण में सब कुछ निकाल सकते हो आप, इसका जितना चाहे छोटा टुकड़ा आप निकाल सकते हो, बस सही से आपको ये पढ़ना आता हो। जैसे अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आप अच्छी किताबें, हिंदी वाली जो किताबें अच्छी है वो पढ़ सकते हो। अगर आपको इंग्लिश भी पढ़नी आती है तो आप इंग्लिश की भी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। लेकिन नहीं पढ़नी आती है तो अच्छी होने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई चीज़ अच्छी है वो पता कब लगेगा, जब आपके पास वो क्षमता हो उसको पढ़ पाने की। अगर पढ़ पाने की क्षमता ही ना हो और फिर आपको किताबें सब बकवास, सारी किताबें बकवास, गणित बकवास। बकवास पता है क्यों है? क्योंकि आपको पढ़नी नहीं आती थी। अब जब से आप पढ़ना सीखे, लग रहा है अब आपको कि ये बेकार है। जब आप पढ़ना सीख गए तो क्या आपको ये बेकार लगते हैं अब? तो जब तक आप पढ़ना नहीं सीखे थे तब तक आपको लगा बकवास है, क्या है, कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है, हर चीज़ बड़ी सुंदर है। बस शर्त ये है कि आप पहले उसे जान जाएँ, पहचान जाएँ। अब जितनी आपको चाहिए उतनी रख लो, जितनी आपको चाहिए उतनी रख लो। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा और बाँधता हूँ कि भई मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप चाहिए, सिर्फ़ इतनी-इतनी चाप चाहिए। इतनी-इतनी चाप चाहिए तो 2 से लेकर 4 तक। भैया x का मान 2 से लेकर 4 तक दे दो मुझे। x का मान 2 से लेकर 4 तक। तो ये आया और बाँध दिया कि x का मान 2 से लेकर 4 तक। चलो, ये आपकी उतनी चाप आ गई। समीकरण वही है, समीकरण वही है, यही इसी समीकरण के टुकड़े हैं ये सब। इसी समीकरण के आपके टुकड़े हैं। इसी समीकरण में से जितना आपको निकालना है उतना निकाल लो। पूरी की पूरी काम में नहीं ले सकते आप, हैं? पूरी काम में नहीं ले सकते। अब नॉर्मली आप सोचो कि फलन दे दिया तो पूरी समीकरण काम में ले लो, नहीं, पूरी समीकरण आप काम में नहीं ले सकते क्योंकि पूरी समीकरण पूरे को रिप्रेजेंट करती है। आपको जितना चाहिए उतनी समीकरण उसको अलग करनी पड़ेगी, उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जैसे नींबू पानी बनाते हो तो नींबू को थोड़ी डाल देते हो। जब नींबू पानी बनाते हो तो क्या पूरा साबुत नींबू ऐसे डाल दो ठक, ये ला पानी, ये रहा नींबू, लो नींबू पानी। नहीं करते ना आप, क्या करते हैं? तो समझो वो बात। नींबू पानी का मतलब ये नहीं कि पानी और नींबू, ये नींबू पानी लो। तो जितना काम में लिया जाता है वैसे समझा जाता है कि भाई कैसे यूज किया जाता है। तो समीकरण पूरी है, वो नींबू की तरह है, पूरा यूज नहीं करना, जितना चाहिए उतना यूज करो। तो कैसे यूज करना है वो इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आइडिया? कोई पूछे थे कि समीकरण, ऊपर का समीकरण नीचे का समीकरण, क्लियर हुआ ये चीज कि हम क्या कह रहे हैं? चलो एक और वो वर्त वाला भी दिखा देता हूँ। जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल में भी आप देखोगे दो पार्ट होंगे। इस सर्किल में भी आप देखेंगे तो दो पार्ट आपके बनेंगे जब आप कोई भी x की दो वैल्यू लेते हैं, x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक लेते हैं, तो आपको यहाँ पे दो चीजें नजर आएंगी। ये मैंने लिया और ये देखो, ये आपके दो नजर आ रहे, दो एरिया नजर आ रहे हैं, दो एरिया नजर आ रहे हैं। क्यों? कारण एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है, क्योंकि कर्व आपका यहाँ पे भी है, कर्व आपका यहाँ पे भी है। अब आपको तय करना होगा कि कर्व का कितना हिस्सा आपको अपने पास में रखना है।
कौन सा हिस्सा रखना है, ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्व में क्या फर्क है? पहली बात तो अगर आप y के हिसाब से जाएं तो दोनों के लिए y सेम है, दोनों के लिए x सेम है। फर्क क्या है फिर? फर्क तो है, फर्क है, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिफरेंशिएटर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिफरेंशिएटर है इनके केस में। वो कौन है? बात समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ है। कर्व का हर टुकड़े, छोटे से छोटे टुकड़े का अलग आइडेंटिटी होगी, हर टुकड़े की अपनी आइडेंटिटी होगी। जैसे हर किसी का अपना आधार कार्ड अब बन गया है तो हर किसी के पास अपना एक नंबर है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो आपको कर्व नजर आ रहा है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, इन दोनों ही टुकड़ों का अपना खुद का समीकरण है, खुद का छोटा समीकरण दोनों के पास है। इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों के पास अपने समीकरण अवेलेबल है। अब वो निकलेगा कैसे, आ जाओ देखते हैं। देखो y पॉजिटिव है, इस टुकड़े के लिए भी y पॉजिटिव है, इस टुकड़े के लिए भी y पॉजिटिव है, दोनों के लिए x सेम है, लेकिन फर्क है y की वैल्यू में। ये y की वैल्यू 1 से नीचे है, ये 1 से नीचे नीचे है और ये 1 से ऊपर ऊपर है। तो आपको y को बांधना होगा यहां से लेकर माइनस 1.6 से लेकर 1.866 तक, ये आपको y को बांधना होगा। तो आपका वो वाला आ जाएगा, यहाँ वाला बांधोगे तो ये वाला आ जाएगा। देखो यहाँ बांध के दिखाता हूँ। ये देखो पहले तो ये आ गया आपका, देखा, ये आपका बन गया। तो जितना चाहें आप उतना अपने पास अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। हर चीज की समीकरण होती है, हर पार्ट की जो टुकड़ा बनता है उस टुकड़े की कोई ना कोई समीकरण जरूर होती है, हर टुकड़े की एक समीकरण होती है। ये लो, जितना चाहे उतना आप समीकरण रख सकते हैं, जितना चाहें, बस आपको पहले से समझ में आता हो कि ये समीकरण का टुकड़े होते क्या हैं। और ये हर क्वाड्रेंट सिस्टम जो बना है ना देकार्ते ने, ये कमाल बना है। कमाल इसलिए है कि यहाँ पे हर बिंदु के पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, हर बिंदु के पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। कोई भी बिंदु का एक्स सेम हो सकता है, वाई अलग होगा, वाई सेम हो सकता है, एक्स अलग होगा। और अगर दोनों ही सेम है तो फिर बिंदु ही सेम है, फिर वो अलग अलग नहीं हो सकता। तो ये जो इस सिस्टम की जो सबसे कमाल बात है वो है यूनिकनेस। हर किसी के पास अपनी यूनिक एक नंबर है, एक अलग जो है ना पॉइंट सिस्टम उनको दिया गया है, जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो कौन है। दो के पॉइंट सिस्टम अलग अलग है तो इसका मतलब पॉइंट भी अलग है, और सेम है तो फिर पॉइंट भी सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। समझ में आ गया ये कि आपको कौन सा समीकरण चाहिए, कितना चाहिए उतना आप यूज कर लो। तो इस केस में भी आप ये करेंगे। अच्छा, इस केस में एक क्वेश्चन ये कि भाई क्या हम एक साथ पूरा कर देते, तो एक साथ पूरा कर देते तो फिर वही दिक्कत हो जाती। समाकलन ऊपर वाला प्लस में देता, नीचे वाला माइनस में देता, दोनों सेफ सेफ दिख रहे हैं, साम साम बराबर है, बराबर है। तो ये प्लस का 5 आता, ये माइनस का 5 आता, दोनों मिला के 0 आ जाते। यानी ये खेत को खत्म कर देता। 2 बीघा आगे, 2 बीघा हाईवे के एक तरफ, 2 बीघा एक तरफ, तो प्लस के 2 और माइनस के 2 टोटल 0 कर देता। इसलिए आप, जो मैंने कहा कि समाकलन की कमियों का ध्यान रखना है, वो 0 कर देता आपको। इसलिए आप क्या करेंगे, एक का करेंगे, सिर्फ एक का, और फिर उसे 4 से गुणा कर देंगे। और 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है चारों बराबर है ना, चारों बराबर। अब 2 हाईवे निकल गए आपके, लंबवत 2 हाईवे खेत में से निकल गए, तो इसका मतलब खेत तो वही है ना, बराबर बराबर 4 भाग बने। एक का निकाल के 4 से गुणा कर दूंगा, एक का निकाल के 4 से गुणा कर दूंगा। यहाँ से y का मान निकाल लो, y का मान प्लस वाला लेना क्योंकि ऊपर है, y का मान प्लस वाला लेना, तो y प्लस वाला ले लेंगे। लिमिट हो जाएगी हमारी, इस वाली लाइन से शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये हो गया 0 टू a, 0 टू a, क्योंकि दिग्वर्त है, दिग्वर्त में a तक काटेगा, y x को b तक काटेगा, तो 0 से लेकर a तक, और y का मान आ जाएगा
उन सबको उधर लेके सॉल्व करने पर b बटा a बाहर आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। पहले a रखने पर 0, फिर 0 डालने पर ये 0, a से a कट गया, पाई ए बी बटा 4, ये आ गया आपका एक हिस्से का क्षेत्रफल पाई ए बी बटा 4, तो इसका आ गया पाई ए बी बटा 4। और अब इसका भी इतना हो गया, तो ऐसे ही आपके 4 पार्ट आ जाएंगे, तो कुल एरिया आ जाएगा तो ये आपका पाई ए बी आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास पूर्ण होती है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो क्षेत्रकलन का जो आइडिया है वो समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों आया, और समाकलन में इसका उपयोग क्या है, सीनियर और ग्रेजुएशन में क्या फ़र्क रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में समाकलन में।